वक्फ तरमीमी कानून 2025 जिसे सिया बिल भी कहा जा रहा है, ब्लैक लॉ भी कहा जा रहा है, उसकी आईनी जवाब को चैलेंज करने के लिए तकरीबन 73 पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां कल से उसकी समाअत हो रही थी। आज समाअत का दूसरा दिन था, जिसमें कुछ हद तक जो है जो बिल के मुखालिफिन हैं उनको कामयाबी मिली है। खास तौर से जो वक्फ बाय यूज़र का मामला है और भी दीगर जो उमूर है, नुकात है, और ये सिलसिला अभी जो है यानी मुकम्मल नहीं हुआ है, समाअत का सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट रईस अहमद साहब। रईस अहमद साहब, जो 2 दिन की जो हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आप उससे कहाँ तक मुतमईन है, सेटिस्फाई है, किस किस हद तक पेशरफ्त हुई है? जो जिसको चैलेंज किया गया, आप लोग जो है तो चैलेंज करने वालों में शामिल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी साहब। सबसे पहले आपका देखिए, मुतमईन होना तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो बहस हुई है अंदर वो 2 दिन जो चली है वो संविधान की रोशनी में चली है और पूरी तरह से बेंच इस बात को कन्विंस थी। आज जो अहम फैसला लिया गया, हालांकि कल जो है 3 नुकात के ऊपर बेंच तैयार थी कि उसके अंदर 3 नुकात के ऊपर फैसला डिक्टेट कर दिया गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है हमारे तुषार मेहता साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर आज के लिए डेफर किया गया था। वो कल जो था मामला, उसमें आज के हम बात करें तो वक्फ बाय यूजर, चाहे वो डिक्लेयर्ड हो, चाहे वो गजट नोटिफाइड हो या डिक्रीड हो, जिसे कोर्ट ने वक्फ मान लिया है, उस तरह के कोई भी वक्फ होगा उसके ऊपर ये जो एक्ट है अभी लागू नहीं होगा। और किसी भी तरह के वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल के अंदर किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट नया नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी। इस 2 चीज़ों को खास तौर पर जो है अभी होल्ड कर दिया गया है और अभी 5 दिन का टाइम दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। और जी हाँ, तो उसमें 5 दिन का ही हम उसमें ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, टाइम आगे बढ़ा दिया गया। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात इस बात को ये है कि देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ का मामला है तो वक्फ जो है पूरी तरीके से एक रिलीजियस एंडोमेंट है और इसी तरह से देश के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, क्रिश्चियंस का अपना पर्सनल एक्ट है और इसके अंदर जो है हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट हैं, उसके अंदर पूरी तरीके से हर धर्म के आदमी को अपनी धार्मिक लोगों को शामिल करने की पूरी आज़ादी है। हालांकि हम एक बड़ा अहम मुद्दा यहाँ बता देते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरह से सिखों के अपने पर्सनल हाथों में है, इस तरह से कभी वक्फ बोर्ड को आज़ाद ही नहीं किया गया। ये सरकारी उसमें रहा और सरकारी अधिकारी और सरकार के जो लोग होते हैं खासतौर पर वो अपॉइंट किया गया। इसमें अक्सर जो है जिस भी राज्य के अंदर, क्योंकि वक्फ स्टेट मैटर है, तो जिस भी राज्य के अंदर जिस भी सरकार पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार के एमएलए ही अक्सर उसके अंदर चेयरमैन रहे हैं और उसके ही जो पार्टी के जो खास लोग होते हैं उनको ही उसके अंदर अपॉइंट किया जाता है। पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का एक हुआ है। यस, पॉलिटिकल, तो इसे कभी आजाद रखा ही नहीं गया। तो अगर और जो सीओ की बात होती है हमेशा कि जो मुस्लिम होता है, तो वो तो क्लॉज हिंदू एंडोमेंट में भी है और दूसरे में भी है, तो इसके अंदर कोई वो भी नहीं है गुरेज करना। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके लिए कि जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर 22 मेंबर हैं, उसके अंदर सिर्फ 8 ही अब मुस्लिम रह पाएंगे, बाकी 12, 13, 14 तक आप नॉन मुस्लिम अगर ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो वहां पर जो है मेजोरिटी कहाँ बनेगी? एक मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट को या मुस्लिम एक्टिविटीज को आप गवर्न करने के लिए नॉन मुस्लिम कैसे करेगा? कल को आप ये कहेंगे कि जी कल नमाज भी पढ़ाएंगे वो लोग या दूसरे की इबादतों में भी इंटरफेयर होगा। वक्फ जो है एक इबादत है, एक तरीके से समझ लीजिए, ये प्योरली रिलीजियस मैटर है। हमने आर्टिकल लिखा है, हमारे आर्टिकल के का जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क है वो जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी ने बाकायदा उसके अंदर वक्फ पर बहस करते हुए लोकसभा के अंदर उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, लेकिन वो अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ लिया उन्होंने उसको। लेकिन हम बता रहे हो दूसरी भी कई एमपीज ने उसके अंदर हमारी आर्टिकल के मुताबिक और दूसरी डिबेट्स को देखते हुए उसके अंदर शामिल किए हैं अपनी बहस के अंदर। तो हम इस बात को ये कहना चाहते हैं कि वक्फ जो है कंप्लीटली एक एंडोमेंट है रिलीजियस, और हमारे भारत का संविधान की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक खास तौर पर धार्मिक जो है अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसमें क्लियर तौर के अंदर आर्टिकल 26 आप पढ़ेंगे तो किसी भी धर्म के मानने वाले को, भारतीय नागरिक को, अपने धर्म के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का पूरा अधिकार है। तो अगर भारत के अंदर इस तरह का अधिकार उसका आइन दे रहा है तो उसे कोई भी वो नहीं कर सकता, और इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड किया गया है आर्टिकल 32 से, क्योंकि वो रेमेडी वाला आर्टिकल है। तो कि अगर किसी भी नागरिक का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। कोर्ट हमारे एक तरीके से न्याय का मंदिर है और उसके अंदर जो है उस हर एक शख्स को न्याय मिलता है। इसी बुनियाद के ऊपर आज 100 से ज्यादा पिटीशन इसके अंदर फाइल हो गई हैं। हालांकि कोर्ट ने इसमें यह कह दिया कि 5 में पिटीशन को रखा जाएगा, बाकी को एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। तो वो आगे देखना है कि किस तरह ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने कहा है इसमें कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे किस तरह से, तो अभी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। अच्छा, ये जो है जाहिर बात है
कानून साजी का डोमेन जो है वो लेजिस्लेचर के पास है, चाहे वो स्टेट का लेजिस्लेचर हो, पंचायत में भी है, पंचायत को भी हक है ये लेजिस्लेशन करने का पार्लियामेंट के। तो मुमकिन है कोर्ट ये कह सकती है बाद में कि भाई ये तो उसका हक है, हम इसमें जो है इंटरवीन नहीं कर सकते, इसमें मदाखलत नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या करेंगे, क्योंकि जो रवैया है हमारे पास, जो जुडिशरी के हवाले से जो चीज़ें सामने आई गुज़श्ता 10 साल में। देखिए, अगर आप ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो उनके पास इख्तियार है, तो इख्तियार था, उन्होंने कानून बना दिया। कोई भी कानून अगर देश के फंडामेंटल संविधान से टकराता है तो इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया है, और ये जो न्याय का मंदिर जिसमें हम खड़े हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसका ही इंटरप्रिटेशन करने के लिए यहाँ पर ये न्याय के मंदिर बनाए गए हैं। एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर किसी भी कानून को जो कि फंडामेंटल राइट से टकराता है तो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाएगा, कानून को साइड कर दिया जाएगा। क्योंकि सुपर ओवर राइडिंग इफेक्ट, जैसे दूसरे एंडोमेंट्स को भी, ऐसे ही वक्फ को भी ओवर राइडिंग इफेक्ट है। या जैसे लिमिटेशन के ऊपर बात होती है, लिमिटेशन एक्ट 1963 जैसे वक्फ के ऊपर लागू नहीं होता, ऐसे हिंदू एंडोमेंट पे भी लागू नहीं होता, क्योंकि ये नेक पर्पस के लिए होते हैं, लोगों की भलाइयों के लिए होते हैं। इसलिए इनको इससे बाहर रखा गया है कि अगर किसी भी तरह, क्योंकि ये भी एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज होते हैं। भाई कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, ये गुरुद्वारे या चर्च वगैरह किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये सब इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि वो पब्लिक को फायदा देने के लिए होते हैं। कोई एक आदमी आकर के कल को कोई उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे कि जी मैं पिछले 15 साल से या 12 साल से यहाँ बैठा हूँ, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को 12 साल के ऊपर कोई बैठता है तो उसको उसके ऊपर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ऐसे ही एडवर्स पोजीशन का केस आ जाएगा। और ऐसे ही कोई सरकारी जमीन पे 30 साल तक रहता है तो उसका जो है मालिकाना हक का दावा कर सकता है वो। तो यहाँ तो सरकारें ही कब्जे पर है वक्फ बोर्ड की, तो सारी की सारी एडवर्स पोजीशन की सारी प्रॉपर्टी देश जो है रिलीजियस की चली जाएगी। और आपको हैरत होगी, देश की 50% जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ बाय यूजर हैं। आप जामा मस्जिद के और 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी जामा मस्जिद के डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? चीफ जस्टिस ने इस बात को क्लियरली कहा, आप आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए जाकर के, उसमें भी ये बात लिखी है कि कल क्या आप दूसरी चैरिटीज के अंदर भी दूसरे धर्मों के लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे? तो ये तो एक तरीके से आप फ्लड गेट खोल देंगे, हर किसी के धर्म के अंदर इंटरफेयर। आज आप मुस्लिम का कर रहे हैं, कल सिखों का करेंगे, फिर क्रिश्चियंस का करेंगे। बल्कि आप देख भी लीजिए, अगले ही दिन जिस दिन ये बिल पास होकर के एक्ट बनाए, उसके नेक्स्ट डेट ही जो है आरएसएस का बयान आ गया इस मामले में कि वो अब क्रिश्चियंस के ऊपर वो जाने जा रहे हैं। तो ये कहां जाकर के रुकेगा? देश के हर माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को देश के अंदर हिफाजत उनकी या उनको सिक्योरिटी महसूस कराने के लिए देश के अंदर संविधान लागू किया गया है। ये हम सब ने मिलकर के अंगीकृत किया है, इसको अपनाया है। तो इसीलिए अपनाया गया है क्योंकि हर तरह की धार्मिक आजादी इस मुल्क में दी जाती है। यहाँ पर अगर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरीके से जो है नाकाबिले कबूल है, और किसी भी तरह से ना संविधान उसको मानेगा, ना कोर्ट मानेगी, और ना एक आम इंसाफ पसंद शहरी मानेगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बार बार इस किस्म के बयान आ रहे हैं, बीजेपी के लीडरान की तरफ से, उजरा की तरफ से, यानी जो हक़ाइक़ से मेल नहीं खाते हैं। फिर उसमें ज़बान का लेवल जो है, वो जो उनका मनसब है उससे भी बहुत नीचे चला जाता है। जो आम ट्रोल करने वाले जो ज़बान है कि पंक्चर बनाने वाले, फला करने वाले, तो ये कहते हैं कि भाई हमने वक्त को जो है मिसयूज़ किया, वरना ये मुसलमान लड़के जो है पंक्चर नहीं बनाते होते। तो इस पर आप किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे? देखिए, अगर कोई इस तरह के इतने बड़े पद पर बैठ कर कोई शख्स इस तरह की बात कर रहे हैं तो शायद वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो इस देश को इतना बड़ा एटॉमिक जो पावर बना के गए हैं, तो शायद उनके ऊपर, उनके मान सम्मान के ऊपर कहीं ठेस पहुंचती है। फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग, हामिद अंसारी जैसे लोग, दूसरे लोग, और तमाम जो शहीद इस देश के अंदर हुए हैं, आप इंडिया गेट पे जाकर के देख लें कितने ज़्यादा शहीदों के नाम यहाँ पर मौजूद है। शायद उनकी कुर्बानियों के ऊपर ये एक तरीके से काला धब्बा है, अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात इसमें ये कहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा कब्जे जो है सरकार के अंडर में है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो सरकार ने ही तो मिसमैनेज किया है और सरकार के हाथ में रहा है। तो ये तो जाहिर बात है, वही वाली बात हो गई कि खुद ही आप गलती कर रहे हैं और खुद ही जो है दूसरों को इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो मुझे अगर जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई पूरी तरीके से। अगर उनके उसमें कोई सच्चाई है तो वो पूरी तरीके से कानूनी दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से इस एक्ट के अंदर बदलाव लाते।
पिछले देखिए वक्फ का एक्ट ये कहता है कि हर 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होना चाहिए। जी। 11 साल से देश के अंदर सरकार है, चलिए 70 साल का आप कहते हैं 70 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, 11 साल से मोदी हमारी सरकार ने क्या किया इस मामले में कि उन्होंने वक्फ का सर्वे क्यों नहीं कराया। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 से वक्फ के सर्वे को लेकर के एक पिटीशन पेंडिंग है। 2022 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि सारी स्टेट वक्फ का सर्वे करके दें। आज तक वो सर्वे पूरा क्यों नहीं हुआ? आपने बल्कि ये एक्ट लाने के बजाय आप 2014 में जब आए तो एविक्शन वाला बिल लेकर के आए थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे हम कब्जे हटवाएंगे, आपने वो वापस ले लिया। तो आप खुद ही एक बार ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे हैं, उसको हटाने के बिल लाते हैं और फिर जाकर के उसी को अपने फेवर में ना पाते हुए उसे वापस ले लेते हो। नया पेपर लिया। ये इसमें से इविक्शन बिल पे से याद आया, पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट। इस सिलसिले में जो उस वक्त की जो मिनिस्टर थी जी नजमा हेपतुल्ला साहिबा, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर थी, मैंने उनसे ये सवाल किया था तो वो मोहतरमा का जवाब था कि अब हुकूमत बदल गई है, अब ये बात मत करो। मेरा हाथ दबाकर कहने लगी इसको मत उठाओ। देखिए उठाओ या ना उठाओ, आप आजकल वो शाहनवाज साहब का जो है बिल वो बयान आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जो पार्लियामेंट में उन्होंने जब 2013 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उस पर बहस और चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने खुद इसमें ये तस्लीम किया था कि 1000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे हैं सरकार के, वो हटाए जाएं। आपके खुद के मंत्री ने उसमें जवाब दिया हुआ है, तो आप कहाँ बच के जाएंगे? वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है पार्लियामेंट के। तो आप उसको एक्सेप्ट, उसको छोड़ दीजिए। चलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, आपके खुद के मंत्री ने और आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बयान पार्लियामेंट में खड़े होकर के दिया है इतने बड़े, तो आप कैसे नकार सकते हैं उस बात को? तो अब आप ये कहते रहे कि सरकारें बदलेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी इस देश के अंदर। इस देश के ये देश बाकी रहा है और ये देश बाकी रहेगा, और ऐसे ही खुशहाल देश आगे बाकी रहेगा और देश का के संविधान के मुताबिक बाकी रहेगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं इस बात की। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब आपको क्या उम्मीद है, क्या इम्कानात है, ये मामला कहाँ तक तूल पकड़ सकता है? क्योंकि अगर वो बिल को रद्द करती है अदालत तो उस सूरत में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो क्या अब बीच की राह क्या निकल सकती है? कुछ है इम्कानात है आपके पास? देखिए जिस तरह से बेंच में सुनवाई हुई है 2 दिन में, तो उससे ये इम्कानात तो सबको लगी गए हैं कि इस एक्ट के अंदर जो जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसके ऊपर बेंच भी जो है बहुत नाराज है इस बात को लेकर के कि ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उससे उससे पूरी तरीके से टकरा है और वो असंवैधानिक है। इसीलिए जो है बेंच ने जो है पूरी तरीके से सख्त तरीके से पूछा है कि क्या आप दूसरे धर्म के एंडोमेंट्स के अंदर भी दूसरे धर्म के लोगों को लाने के लिए अलाउ करेंगे क्या? और बाकायदा इस पे पूछा कि आप दे सकते हैं। तो हालांकि जो है सरकार उसके अंदर जो है सरकारी वकील ने बहुत ज्यादा वो नहीं किया आर्गुमेंट, लेकिन वो ये महसूस हुआ इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो बेंच है वो पूरी तरीके से इसको मान रही है इस बात को कि सरकार से, जी जाहिर बात है उसके अंदर के ये महसूस हो, जब एक चीज संविधान से टकराएगी और ये संविधान के की रक्षा करने के लिए न्याय का मंदिर है, तो वो तो संविधान के मुताबिक ही फैसला करेगा। आप किसी को बुरा लगे या ना लगे, देश की इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों 30 करोड़ की पॉपुलेशन आपके फैसले से नाराज है, आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो देश की संसद से निकल के कोई कानून आया है और वो असंवैधानिक है, तो ये संवैधानिक निकाय जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको संविधान के मुताबिक फैसला देगा, तो किसी को उसके अंदर तकलीफ होने की बात ही नहीं चाहिए, सरकार हो या कोई आम आदमी हो। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने बहुत आपने जो क्वेश्चन किया हाँ, था उनका हाँ, वो- आंसर ये नहीं दे पाए। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया था कि अगर जरा वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में होता तो मुस्लिम जो अभी पंक्चर बनवा रहे हैं ये नहीं बनाते, इस पर इन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया। मैं उसका माकूल जवाब दूं। वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जितने लोग इसमें वक्फ को कब्जा किए हुए हैं उन लोगों को अब तक का हिसाब देना चाहिए, बल्कि जो जिम्मेदार 2% मुस्लिम इसका फायदा उठाए हैं उनसे ब्याज माने इंटरेस्ट के साथ उनको मुनाफा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गैर मिस्कीन मुसलमान बेसहारा मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है। बल्कि इसमें गरीब मिस्कीन बेसहारा मुसलमान बेवा औरतें और जो कि इसमें मुसलमान ही नहीं हिंदू भी अगर बेसहारा हैं तो उनको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन तक जो कार्रवाई जारी रही, समाज जारी रही, वक्फ बिल को जो चैलेंज किया गया है, तकरीबन 83 पिटीशन आई है, 83 या 73 पिटीशन आई है, उस पर जो है सुनवाई होती रही। लेकिन उसमें से कोर्ट ने जो है सिर्फ 5 पिटीशन को सेलेक्ट किया था और कपिल सिब्बल जो है अपेयर हुए थे, जो मुस्लिम फरीक है वक्फ बिल के खिलाफ जो लोग हैं जिन्होंने चैलेंज किया था। और जो समाज के दौरान जो जो बातें सामने आई उससे तो ऐसा महसूस होता है
कि जो अदालत का रवैया है वो बहुत ही माकूल और मुनासिब नज़र आ रहा है। अब देखना है कि अदालत किस हद तक जाती है और ये इस जो बिल को, इस कानून को जो सिया कानून, ब्लैक लॉ कहा जा रहा है और इसको रास्त ज़र्ब बताया जा रहा है वक्त पर, और एक जो है मखसूस जो है धर्म के लोगों के मामलात में सरी मदाखलत करार दिया जा रहा है, उस पर अदालत किस हद तक रोक लगाने में कामयाब हो पाती है। बहरकैफ दो हद तक तो जो है रिलीफ मिल चुकी है, एक तो वक्फ बाय यूज़र के मामले में और दूसरा जो है नॉमिनेशन के हवाले से कि अदालत ने कहा कि अभी किसी नए फ़र्द को जो है वक्फ बोर्ड में या वक्फ के किसी इदारे में या यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल वगैरह में नॉमिनेट ना किया जाए। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि कोई ना कोई अच्छा फैसला ज़रूर आएगा। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।